बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में जाना होगा कि हमको किस प्रकार से जैसे चैप्टरों को डील करना है, किस प्रकार से हमें सामाजिक विज्ञान को पढ़ना है। आप सभी को हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। तो सामाजिक विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से विषय आते हैं उसमें, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में जाना था। तो उसमें हम ये भी जाना था कि उसमें कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। जैसे कि उसमें जाना था हमने कि इतिहास में पढ़ने हैं, भूगोल पढ़ने हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ने हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ने हैं और आपदा प्रबंधन पढ़ने हैं। तो उसमें आज हम जिस चीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे आज भूगोल का, ठीक है। उसके बाद आपका हिस्ट्री का लेक्चर आएगा। जब हिस्ट्री और भूगोल आपका खत्म हो जाएगा, इतिहास और भूगोल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम जाएंगे अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक पर। जब ये दोनों खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे इसके बाद हम जाएंगे आपदा प्रबंधन पर, और इसी के साथ आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो आज जिस चीज का हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं भूगोल का। तो सभी अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और इधर ध्यान से देखिए। आज बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे कि आज हम समझेंगे कि संसाधन क्या होता है और संसाधन का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। और वर्गीकरण करते हुए संसाधन को जो है सो हम लगभग 4 भागों में बांटते हैं। इसमें लगभग हम 2 भाग आज हम निपटा देंगे, ठीक है। तो आप सभी इधर ध्यान दीजिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। सबसे पहले हम समझेंगे कि जियोग्राफी कहेंगे किसे। कोई भी विषय हो, कोई भी चीज हो, वो है तो क्यों है, उसे हम क्या कहेंगे। और भूगोल कहा जा रहा है तो उसको भूगोल क्यों कहा जा रहा है। आपको अगर इंसान कहा जा रहा है तो आपको इंसान क्यों कहा जा रहा है। आपको कुछ ऐसा लक्षण होगा कि आपके पास में 4 पैर है, 2 पैर है, दो हाथ है, आप बाइपेडल लोकोमोशन करते हैं, आपके पास में सेंसस है, बुद्धि है, क्षमता है, तब आपको मानव कहा जा रहा है। ऐसे भूगोल क्यों कहते हैं भूगोल को, जियोग्राफी क्या है, इसको हम समझेंगे। तो चलिए सब इधर ध्यान दीजिएगा। तो हम समझेंगे कि जियोग्राफी क्या होता है। जियोग्राफी हेडिंग डालेंगे, जियोग्राफी इसका अर्थ होता है भूगोल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे भूगोल, इसे हिंदी में कहेंगे भूगोल। इसे हिंदी में कहेंगे भूगोल। इसमें हम समझेंगे कि जियो का मतलब क्या होता है और ग्राफिया का मतलब क्या होता है। तो जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है, ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, और इसका मतलब जो होता है हिंदी में वो होता है वर्णन करना। तो वर्णन करना। तो जियो का अर्थ होता है अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाएगा, जियोग्राफी कहलाएगा। तो इसको डेफिनेशन के रूप में भी लिखेंगे, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। तो हम समझेंगे कि जियोग्राफी क्या है। तो अभी समझ चुके होंगे कि ये जियोग्राफी जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफिया। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफिया। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है अर्थ और ग्राफिया का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। यानी पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। तो उसी को हम लिखेंगे पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। भूगोल का वर्णन करना पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। इसके वजह से भूगोल को बहुत सारे शाखाओं में बांटा जाता है, लेकिन हमको उतना तक नहीं जाना है, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। इसके अगर 9th क्लास में होते तो हम समझते कि जैसे ज्योग्राफी के कितने पार्टों में बांटा गया, जैसे मानव जियोग्राफी हो गया, फिजिकल जियोग्राफी हो गया, और भी बहुत सारे प्रकार होता है, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशिनोलॉजी हो गया, जो आगे कक्षाओं में आप सभी जाएंगे तो इसके बारे में आप सभी पढ़ेंगे।
तो अभी फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि जियो का मतलब होता है अर्थ, और अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। तो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि भूगोल क्या है, यानी पृथ्वी का वर्णन करना, यानी पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, वो चीजें हैं जैसे पृथ्वी मरुस्थल है, पर्वत है, मानव है, इस सभी का जो वर्णन है वो हम किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सो आपका भारत संसाधन एवं लोग। जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है हमको क्या, भारत संसाधन एवं लोग। तो उसको हम लिखेंगे, सभी लोग चैप्टर का नाम लिखिए, भारत संसाधन एवं लोग। चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन, भारत संसाधन एवं लोग, भारत संसाधन एवं लोग, भारत संसाधन एवं उपयोग होगा, लोग नहीं होगा, भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम जानेंगे कि संसाधन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, संसाधन की आखिर कहेंगे किसको, और इसका उपयोग हम किस प्रकार से अपने जीवन में कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में बेहतरी आ सके। तो इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो लिखिएगा संसाधन, संसाधन हेडिंग डालिए और इसका डेफिनेशन लिखते हैं। संसाधन क्या होता है, पृथ्वी का मानवीय आवश्यकताओं को, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे मुर्गा भी हो गया, सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ को संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो जो भी चीजें हैं, आप अपने आसपास में जो भी चीजें देख रहे हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, वो सभी क्या है, संसाधन है। आप स्वयं भी एक संसाधन है। आपके अंदर अगर कौशल का विकास किया जाए, आपको अगर तकनीकी ज्ञान दिया जाए, चाहे आपको जो है सो आप जो स्टडी कर रहे हैं, या आपके अंदर जो ज्ञान जाएगा, इसके मदद से आप विकसित होते जाएंगे और आप एक संसाधन के रूप में काम कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ को क्या कहेंगे, संसाधन कहते हैं। को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है उसको लिखेंगे, यानी संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को मेनली जैसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है आपका विकास के आधार पर। सबसे पहले हम समझेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर आखिर संसाधन किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, यानी उत्पत्ति के आधार पर समझेंगे, यानी उत्पन्न होने के आधार पर। उसके बाद हम समझेंगे कि उपयोगिता के आधार पर, यानी कौन नवीकरणीय है जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, और कौन अनवीकरणीय है जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते। उसके बाद हम समझेंगे जो है स्वामित्व के आधार पर, कौन अपना है, कौन सामुदायिक है, कौन राष्ट्रीय है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय है। उसके बाद हम समझेंगे विकास के आधार पर, और इसमें हम समझेंगे कि कौन सा है संभावी है, मतलब जैसे हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है वो एक संभावी संसाधन के रूप में है, क्योंकि अभी तक उसका उपयोग ना किया गया है, ना उसके विषय में जाना उतना गया है कि खनिज है भी नहीं है, लेकिन हो सकता है वहां पर हो खनिज, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे हिमालय हो गया। उसके बाद
उसी में हम आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जो है सो विकसित संसाधन, उसके बाद हम पढ़ेंगे भंडार संसाधन और लास्ट में हम पढ़ेंगे संचित कोश संसाधन। तो संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला भाग जो है, पहला वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? तो पहला वर्गीकरण जो है किया गया है आपके उत्पत्ति के आधार पर। किस प्रकार से उत्पत्ति होगा उसके आधार पर, किस प्रकार से वो उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद हम समझेंगे उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। उसके बाद हम समझेंगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद हम समझेंगे आपका जो है सो विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। पहला हम समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, उसके बाद हम समझेंगे स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद हम समझेंगे विकास के आधार पर। चलिए आप सभी इसको नोट करिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि संसाधन किसे कहेंगे? कि जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे वो क्या है? संसाधन है। जो भी चीजें हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे उसे क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि संसाधन का 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है मुख्य आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद है विकास के आधार पर। अभी हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या होता है। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है इसको हम समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। पहला क्या है? जैव, जिसमें जान होगा, जो लिविंग है, जिसमें जान होगा जो लिविंग है वो क्या होगा? जैव। जैसा आप में जान है तो आप भी क्या है? जैव है, लिविंग है। और जिसमें जान नहीं होगा अजैव। और का मतलब क्या है? जैव का जो उल्टा, जैव का जो उल्टा उसे क्या बोलेंगे? अजैव। मतलब जो जैव नहीं है। तो जैव संसाधन क्या है? जो जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है उसे हम क्या बोलेंगे? जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद हो उसे बोलेंगे जैव संसाधन। लेकिन अजैव उसका ठीक विपरीत हो जाता है, जिसकी प्राप्ति में जैव मंडल से नहीं होती, जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद नहीं होते, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। लेकिन अगर हम इसका अगर और शॉर्ट परिभाषा बनाने चाहें तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। और इसका अगर जैव का और शॉर्ट परिभाषा बनाने चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि सजीव वस्तुओं की जो समूह है, जो सजीव वस्तुओं का जो समूह है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो हम समझते हैं जैव संसाधन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। जैसे कि आपने जाना होगा कि जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है, जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। तो इसे हम समझेंगे वैसा संसाधन, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है, जैव मंडल से होती हैं, जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं।
जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। और सजीव का लक्षण क्या क्या हो सकता है? जैसे श्वास लेना, जैसे चलना। लेकिन श्वास लेना तो हर एक सजीव का लक्षण हो सकता है, लेकिन चलना हर एक सजीव का लक्षण तो नहीं है। जैसे वनस्पति है, पेड़ पौधा है, वो चल नहीं सकता लेकिन वो सांस ले सकता है। तो पेड़ पौधा, वनस्पति, ये सब किसका उदाहरण हो गए? जैव संसाधन का उदाहरण हो गए। जैव संसाधन किसे बोलते हैं? जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है, जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे हम बोलते हैं जैव संसाधन। जैसे पेड़ पौधा हो गया, वनस्पति हो गया। सजीव के सभी लक्षणों का मतलब क्या? सजीव के लक्षण क्या है? चलना, श्वास लेना, भोजन करना, और भी बहुत सारे लक्षण हैं। तो जो श्वास लेता है, जैसे हम सब क्या लेते हैं? कार्बन, हम सब क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा ही पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेता है। तो आपने रात के समय देखा होगा कि किस प्रकार से जो है सो बहुत सारे व्यक्ति ऐसा कहता है कि हम रात के पेड़ के नीचे सोए थे तो हमको जैसे भूत दाब रहा था, एकदम भूत दाब रहा था, ऐसे करके कराते गला दब रहा था, इस प्रकार से उसका गला दब रहा था। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या? पौधा भी जब श्वसन करता है तो वो भी ऑक्सीजन का उपयोग करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करता है। तो इसको भी हमको जानना है। इसके बारे में आप जूलॉजी में पढ़िएगा, बायोलॉजी में पढ़िएगा, उसके बारे में उसको डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। लेकिन जिसमें क्या है, जो श्वास ले सके वो क्या है? हमारा जैव संसाधन है। जैसे इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण हो सकता है आपका पेड़ पौधा, वनस्पति, जीव जंतु, और क्या हो सकता है? जैसे आपका हो गया औषधि, etc। इसी में हम पढ़ेंगे जो है सो किस प्रकार से है सो महर्षि चरक ने जो है सो टक्सोल नामक पौधा से एक रसायन निकाला जिसका उपयोग आज कैंसर के उपचार में किया जा रहा है। इसको भी हम जो है सो आगे चल के आगे का अध्यायों में हम जो है सो इसको हम समझेंगे। इसके बाद हम समझते हैं अजैव संसाधन क्या है। आपने तो समझ गया होगा कि जैव जो लिविंग है वो क्या है? जैव संसाधन है। लेकिन अ लग गया है तो इसका मतलब क्या है? जो जैव नहीं है। तो इसका डेफिनेशन भी लिखिएगा। निर्जीव वस्तुओं के समूह को निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जिसमें जान नहीं है, जैसे आप में तो जान है, आप नहीं हो सकते। इसका एग्जाम्पल जैसे चट्टान हो गया, धातुएं हो गई। धातु किसे कहेंगे? जो अधातुवर्धी और तन्य हो, उसे धातु बोलते हैं। लकड़ी हो गया, etc। तो आपने यहां तक समझ लिया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो यहां तक समझ में आ चुका होगा, तो आप इसको नोट करिए। अब हम समझेंगे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। अब हम समझेंगे उपयोगिता के आधार पर। ये बी हो जाएगा। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को फिर भी दो भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर ही संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय। जो नवीकरणीय नहीं है वो क्या होगा? अनवीकरणीय होगा। तो इसको भी हम लिखेंगे।
पहला होगा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होगा अनवीकरणीय संसाधन। पहला हम समझेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। इसमें भौतिक प्रक्रिया भी हो सकता है। इस रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है कि जिसको एक बार हम रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। यांत्रिक प्रक्रिया मतलब क्या, जैसे आपने टीन के लिए उसको पचका दिया तो फिर भी उसको हम फुला सकते हैं। जैसे आपने क्या प्लास्टिक को लेकर फेंक दिया तो उसको फिर से उसका उपयोग किया जा सकता है, न्यू प्लास्टिक बनाया जा सकता है। तो नवीकरणीय संसाधन इसको बोलेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होगा, ऐसा संसाधन जो भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक, वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग होने पर समाप्त हो जाता है, और जो पुनः चक्रीय नहीं है उसे अजैव संसाधन, उसे हम क्या कहेंगे, अजैव संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कोयला हो गया। कोयला को एक बार जलाइए आप, दोबारा वो जलाने लायक रहेगा ही नहीं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, एक बार आप अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, फिर दूसरा बार उसको उसी टंकी से आप नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ETC। तो हमने क्या पढ़ा कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, अनवीकरणीय, तो हमने क्या पढ़ा कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करें तो समाप्त हो जाए, जो पुनः चक्रीय नहीं है। जैसे कोयला का आप एक बार जला दीजिए तो फिर वो समाप्त हो जाएगा, फिर उसका दोबारा आप उपयोग नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोलियम के एक बार पेट्रोल भरा लीजिए, पेट्रोलियम से बहुत सारा उत्पाद प्राप्त होता है। वास्तव में पेट्रोलियम पेट्रोल को ही नहीं खाते हैं, उससे बहुत सारा उत्पाद भी प्राप्त होता है। जैसे उसको विभिन्न तापमान पर अगर हम गर्म करेंगे तो उससे अलग अलग प्रकार के पदार्थ निकलेंगे। जैसे किरासन तेल हो गया, डीजल हो गया, स्नेहिक पदार्थ हो गया, जैसे स्नेहिक पदार्थ हो गया, पेट्रोल हो गया। तो उसी में एक पदार्थ जो है पेट्रोल भी है। ताकि एक बार अपना गाड़ी में पेट्रोल का यूज कीजिए, फिर दोबारा आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, लकड़ी को एक बार जलाइए, फिर उसका दोबारा कभी उपयोग नहीं कर सकते हैं। और इस संसाधन को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। इसको हम तुरंत दोबारा नहीं बना सकते हैं। आप चाहिएगा पेट्रोल को कल हम बना ले, तो ऐसा होने वाला नहीं है। लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे उसको बनाने में। किस समय जुरासिक पीरियड किस समय चल रहा था, उस समय का जो वनस्पति है अभी वो इस रूप में परिवर्तित हो चुका है कि अभी हम उसको निकाल सके। तो जुरासिक युग समझिए आज से लगभग 20 करोड़ साल वर्ष पहले हुआ था। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। तो मिलेंगे तो ध्यान से
इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, इसको थोड़ा समराइज कर दें। तो आज हमने पढ़ा संसाधन क्या होता है और संसाधन का वर्गीकरण। तो इसको 4 भागों में बांटे थे, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। इसमें आज हमने 2 संसाधनों को पढ़ा है, उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा कि 2 प्रकार का होगा, एक होगा जैव और दूसरा क्या होगा, अजैव। और उसके बाद हमने उपयोगिता के आधार पर पढ़ा है कि एक होगा आपका नवीकरणीय और दूसरा होगा आपका अनवीकरणीय। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा ये सेशन आपको, आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरे तरफ से आप सभी को जय हिंद।